हेलो गाइस, आप एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल आई विल, जिसमें कि हम 300 प्लस क्वेश्चन की एक मैराथन सीरीज़ करने जा रहे हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन 2021 और 22 में। और इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर कर लिया, ये हमारा सेकंड लेक्चर है जो कि क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू होगा। और इससे भी पहले हमने इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज़ देख के आइए। उससे आपको पता चलेगा कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है और हम किस टाइप के क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज़ में करा रहे हैं। तो चलो हम अपने नई सीरीज़ को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। नंबर 51, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेरिलाइजेशन ऑफ आरबीआई। ये हमें बताना है कि आरबीआई के स्टेरिलाइजेशन के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज डन टू स्टेबलाइज द स्टॉक ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक। सेकंड स्टेटमेंट इज द टोटल रिजर्व एंड डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई रिमेन अनचेंज्ड प्री एंड पोस्ट स्टेरिलाइजेशन एक्सरसाइज। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है हमें बतानी है। तो ये जब भी मैं कोई क्वेश्चन कराऊँ तो सबसे पहले आपका जो मूव होना चाहिए, आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, उसका आंसर खुद किसी नोटबुक में राइट करें एंड देन सी योर आंसर। तब आपको पता चलेगा कि आप उस क्वेश्चन को पहले आपको कितना पता था और हमारे डिस्कशन के बाद, एनालिसिस के बाद आप उसको कितना अंदर तक पहचान चुके हैं, उस क्वेश्चन को कितना जान चुके हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आप इस क्वेश्चन को कर चुके होंगे। तो अभी चलो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि स्टेरिलाइजेशन होता क्या है, आरबीआई स्टेरिलाइजेशन करता ही क्यों है। जो स्टेरिलाइजेशन है ना, ये एक टूल है दैट इज़ यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का, नॉट ओनली आरबीआई, किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो इसको यूज़ करता है। किसको कंट्रोल करने के लिए, किसको कंट्रोल करने के लिए, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ करेंसी। किसको, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ अ करेंसी, इनफ्लो ऑफ आउटफ्लो ऑफ अ करेंसी को कंट्रोल करने के लिए जो टूल यूज होता है उसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। और जब कभी भी इकोनॉमी में टेम्परेरी डिमांड इंक्रीज हो जाती है किसी कंट्री की, ठीक है, किसी कंट्री में टेम्परेरी इंक्रीज हो जाता है किसी भी करेंसी की डिमांड में और वो डेप्रिशिएट करने लगती है, ठीक है, मतलब उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। जब उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, जब उसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, उसको वैल्यू, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। कम वैल्यू होना मतलब डेप्रिशिएट होना उस करेंसी का, ठीक है, उस करेंसी का डेप्रिशिएशन होना। और वो जब रैपिडली होती है, जैसे कि लेट्स से जितने भी फॉरेन जो हमारे इन्वेस्टर थे वो इंडियन मार्केट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं और बहुत सारा मनी जो है बाहर से इंडिया में आ जाता है, ठीक है, और बहुत सारे लोग जो है रेमिटेंसेज भी सेंड कर देते हैं ह्यूज अमाउंट में उस ईयर में। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारे इन्फ्लोज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसका कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं, इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्फ्लो हो रहा है, फॉरेन इन्फ्लो जब हमारा ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स रुपये की जो डिमांड है, जो रुपये की डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। जब रुपये की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो इससे जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे। रुपये की डिमांड इंक्रीज होना मतलब रुपये अप्रिशिएट करना, और रुपये अप्रिशिएट करेगा तो जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो कॉस्टली हो जाएंगे और जो हमारे इम्पोर्ट्स हैं वो हमारे चीप हो जाएंगे। और अगर हमारे इम्पोर्ट्स चीप हो जाएंगे तो बीओपी क्राइसिस आ जाएगा, ठीक है, बीओपी क्राइसिस आ जाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इंटरवीन करता है। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जो है आर्टिफिशियल डिमांड करता है डॉलर की। आरबीआई जो इसमें क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, परचेज करता है डॉलर को टू आर्टिफिशियली क्रिएट इट्स डिमांड, टू आर्टिफिशियली क्रिएट इट्स डिमांड, उसकी डिमांड को आर्टिफिशियली क्रिएट करने के लिए। और जो है रेजेस द एक्सचेंज रेट टू द प्री इंक्रीज सप्लाई लेवल, और जहाँ तक होता है जो एक्सचेंज रेट पहले था वहाँ तक उस एक्सचेंज रेट को कर देता है। ये जो होता है टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी जब हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है उसके लिए ये होता है ताकि जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल हो जाए, ताकि जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल हो जाए, टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन, तो इसी को बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। और जो स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है ना, जब आरबीआई परचेज करता है डॉलर को तो क्या होता है, अब जो आरबीआई के रिजर्व में, फेडरल रिजर्व में जो रुपये होंगे उसी से वो डॉलर को मतलब खरीदेगा। अगर वो उसी से खरीदता है तो जो आरबीआई का जो पहले जो डिपॉजिट्स और रिजर्व होंगे, जो उसके रिजर्व होंगे वो पहले भी उतने ही होंगे और बाद में उतने होंगे, मतलब उसका जो रिजर्व और टोटल डिपॉजिट है आरबीआई के वो सेम ही रहेंगे, उनमें चेंज नहीं आएगा, ठीक है। आपको ये सब समझ में आ गया कि स्टेरिलाइजेशन आरबीआई का होता क्या है, ठीक है, ये होता है आरबीआई का स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन के ऑप्शंस में क्या लिख रखा है, ठीक है, जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस चीज़ का, ठीक है। तो अब हम देख लें कि इसमें क्या लिख रखा है। सबसे पहला, इट इज़ डन टू स्टेबलाइज द स्टॉक ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक्स। बिल्कुल, बाहर से जब शॉक आते हैं तो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए ये किया जाता है, बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड, टोटल रिजर्व एंड डिपॉजिट ऑफ आरबीआई रिमेन अनचेंज्ड प्री एंड पोस्ट रियलाइजेशन एक्सरसाइज। अभी मैंने ये चीज़ बताई कि आरबीआई के जितना पहला रिजर्व है उतने ही बाद में रिजर्व रहेंगे, जितने पहले डिपॉजिट है उतने ही बाद में डिपॉजिट रहेंगे स्टेरिलाइजेशन एक्सरसाइज के बाद भी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाती है। तो 51 का जो आंसर हो जाता है वो जाता है सी। समझ में आया? चलो ठीक है, तो हम आ जाते हैं 52nd क्वेश्चन पे। अब द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली गिवन इट्स अप्रूवल फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ कुशीनगर एयरपोर्ट इन यूपी as an international airport. In the context of ancient history, what is the significance of Kushinagar in Buddha's life? बुद्धा आपको पता होगा, बुद्धा कौन था? ठीक है, पता ही होगा, बौद्ध धर्म जिसने शुरू किया। ठीक है, तो कुशीनगर जो शहर है वो उनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है? वो उसका बर्थ प्लेस है, यहाँ उन्होंने वहाँ पे महापरिनिर्वाण अटेंड किया था, या फिर वहाँ उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था, या फिर उन्होंने वहाँ पे इनलाइटनमेंट अटेंड किया था। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें बोला है कि इट वॉज हिज बर्थ प्लेस। क्या वो उसका बर्थ प्लेस था? तो ये उसका बर्थ प्लेस था। तो लुम्बिनी क्या था? लुम्बिनी। उसका जो बर्थ प्लेस था वो था लुम्बिनी। उसका जो बर्थ प्लेस था वो था लुम्बिनी। सेकंड, ही अटेन महापरिनिर्वाण हियर। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वहाँ उन्होंने महापरिनिर्वाण अटेन किया था। थर्ड है, ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन हियर। फर्स्ट सरमन जो बुद्धा ने दिया था वो दिया था सारनाथ में। ठीक है, जो फर्स्ट सरमन दिया था वो दिया था उन्होंने सारनाथ में, फर्स्ट सरमन। और इसमें थर्ड है कि वहाँ पे उसने कहाँ पे इनलाइटमेंट प्राप्त किया था? जो इनलाइटमेंट उसने प्राप्त किया था वो किया था बोध गया में। वो क्या था? बोध गया में। तो ये सारे आपको याद हो गए हैं। बर्थ कहाँ हुआ, मतलब डेथ या महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, फर्स्ट सरमन कहाँ दिया, और बोध गया, और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं जो इनकी लाइफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, और जैसे कि है कुछ मैं सिटीज़ के नाम यहाँ पे लिख रही हूँ। जैसे कि कपिल वस्तु। कपिल वस्तु का आप सबने नाम सुना होगा। ये शाक्यास की कैपिटल थी, जहाँ पे सिद्धार्थ अपने जब वो उसने घर को त्यागा 29 ईयर से पहले वो वहीं रहता था। ये कपिल वस्तु थी, शाक्यास की कैपिटल थी। ठीक है, शाक्यास की कैपिटल थी कपिल वस्तु। एक और शहर का नाम आता है वैशाली। एक और शहर का नाम आता है वैशाली। ठीक है, वैशाली में जो था बुद्धा ने लास्ट सरमन दिया था। बुद्धा ने क्या दिया था? लास्ट सरमन यहीं पे दिया था। अपना लास्ट सरमन वैशाली में ही दिया था। और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल भी वैशाली में हुई थी। एक और जगह का नाम आता है राजगीर। एक और जगह का नाम आता है राजगीर। राजगीर में जो थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। क्या हुई थी? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक है, एक और शहर का नाम आता है सहरावस्ती। एक और शहर का नाम आता है सहरावस्ती। यहाँ पे बुद्धा ने 4 मंथ्स स्पेंड किए थे। 4 मंथ्स स्पेंड किए थे। ठीक है, तो ये बुद्धा, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इन चीज़ों के बारे में जितना यूपीएससी पूछती है उतना किसी चीज़ के बारे में नहीं पूछती। एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अभी ये कुशीनगर एयरपोर्ट बना था तो इस पर ये क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया। कपिल वस्तु कहाँ है, वैशाली कहाँ है, कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ उनकी डेथ हुई, कहाँ उनको एनलाइटमेंट मिला, कहाँ उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया, कहाँ उन्होंने लास्ट सरमन दिया, कहाँ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, कहाँ सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी, कितनी थी, क्या थी, शहरावस्ती क्या है, सब समझ में आ गया। ठीक है, तो अब आ जाते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 53 पे। कारा सी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो ये कुछ है फैक्चुअल क्वेश्चन जो आपकी मैपिंग से करवाने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं मैपिंग भी कराऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं एक मैपिंग का सेक्शन भी लेके आ सकती हूँ। ठीक है, तो कारा सी कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर है आर्कटिक सी, आर्कटिक ओशन। ठीक है, आर्कटिक ओशन में है कारा सी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है सी, आर्कटिक ओशन। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट्स। कौन सी कॉपीराइट से प्रोटेक्ट होती है? फर्स्ट है लिटरेरी वर्क, सेकंड म्यूजिक कंपोजिशन, थर्ड है मेथड ऑफ मूवी मेकिंग, फोर्थ है स्क्रिप्ट्स ऑफ थिएटर शोज। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो हमें बताना है। ठीक है, 54 आप खुद देखो इसको कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आप एक वीडियो को पोस्ट करो, 1 मिनट इसके बारे में सोचो कि क्या क्या हो सकता है। देखो, लिटरेरी वर्क के बारे में कॉपीराइट है, बिल्कुल है कि बाय चांस कोई भी जो कोचिंग सेंटर या कोई भी बुक निकालता है उसको आप नहीं कर सकते। प्लेजरिज्म वाला जो कंसेप्ट आ जाता है वो ट्रेडमार्क या कॉपीराइट जैसा ही आ जाता है। ठीक है, तो लिटरेरी वर्क तो नहीं है। म्यूजिक कंपोजिशन, अब किसी ने, बहुत सारे लोग गाना बनाते हैं और कोई यूट्यूब पर अगर उन गानों को डाल भी देता है तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है। ठीक है, तो वो भी नहीं है। ठीक है, तो वो भी नहीं है। ठीक है, तो ये इस पे भी ये भी कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड। लिटरेरी वर्क भी कॉपीराइट से। मेथड्स ऑफ मूवी मेकिंग, तो भाई मेथड्स ऑफ मूवी मेकिंग, अब मैं किसी भी तरीके से बनाऊँ, मेथड का जो स्क्रिप्ट है वो मैच नहीं करनी चाहिए। मैं बनाऊँ चाहे मैं उसी तरीके से बनाऊँ। ठीक है, मैं वही कैमरा यूज़ करूँ, मैं कुछ भी यूज़ करूँ। ठीक है, तो मेथड ऑफ मूवी मेकिंग नहीं होगा, इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है, स्क्रिप्ट पे है। ठीक है, स्क्रिप्ट मान ले कपिल शर्मा शो जैसा ही कोई उस पर कॉपीराइट है, भाई मैं ऐसा करता हूँ तो वही है, तो स्क्रिप्ट पे नहीं होगा, स्क्रिप्ट पे कॉपीराइट होगा। ठीक है, और मेथड ऑफ मूवी मेकिंग पे वो जो है कॉपीराइट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। थर्ड जिसमें नाउन, तो एक ही ऑप्शन है इसमें। ठीक है, आगे समझ में, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के क्वेश्चन शायद आ भी सकते हैं। अब हम देखते थे क्वेश्चन नंबर 55। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, इसको टी बिल्स भी बोलते हैं।
पढ़ लेते हैं। दे आर जीरो कूपन सिक्योरिटी इशूड एट डिस्काउंट, ओके। दे आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट स्टेट गवर्नमेंट, ओके। दे आर यूजुअली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी विद एन एवरेज मेच्योरिटी ऑफ 10 ईयर्स, ओके। तो अब हम देख लेते हैं कि टी बिल्स क्या होते हैं। जो टी बिल्स होते हैं ना, टी बिल्स क्या होते हैं? ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। टी बिल्स क्या होते हैं? ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और एट डिस्काउंट पे इशू होते हैं, डिस्काउंट पे इशू होते हैं, ठीक है। ये जो है डिस्काउंट पे इशू होते हैं। और तीसरी चीज़ क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक है। और कितने कितने डेज़ के लिए होते हैं? मतलब अभी तो मतलब वही है कि 91 डेज़, 182 डेज़ या फिर 364 डेज़, इतने डेज़ के लिए ये इशू होते हैं, ठीक है। मेन चीज़ क्या देखो, क्या होता है ना कि मान लो कि मैंने 100 रुपीज़ सेव कर रखे हैं, ठीक है। मैंने 100 रुपीज़ सेव कर रखते हैं और मैं उसको बैंक में वो करना चाहती हूँ, डिपॉजिट करना चाहती हूँ। तो अगर मैं रखती हूँ तो 1 ईयर में, मतलब जो भी है 180 डेज़ में मान ले मेरे को 102 रुपीज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं उसको या तो ये काम कर सकती हूँ, या मैं क्या कर सकती हूँ, टी बिल्स ले सकती हूँ। टी बिल्स क्या होते हैं? ये हैं, ये डिस्काउंट पे इशू होते हैं। मान ले 105 रुपये का टी बिल है, 105 रुपये आपको मिलेंगे, लेकिन अभी आपको जो बैंक को देने होंगे वो ओनली 90 रुपीज़ होंगे। आपको 90 रुपीज़ देने हैं, आपको इतने ही टाइम के बाद 105 रुपीज़ मिल जाएंगे। जो टी बिल है वो क्या होगा? डिस्काउंट पे इशू हो गया, जो मैंने बताया था यहाँ के डिस्काउंट पे इशू हो गया, ठीक है। और शॉर्ट टर्म है, मतलब कम शॉर्ट टर्म है, ये जो आ गए ये सारे शॉर्ट टर्म के आ गए, ठीक है। और क्या क्या इसमें वो दे रखा है? जीरो कूपन। जीरो कूपन मतलब जीरो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के नाम पे इसमें कुछ नहीं दिया जाता। जीरो कूपन इसलिए क्योंकि इसमें इंटरेस्ट के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्या है और कौन इसको इशू करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इशू करती है। कौन करती है? ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले स्टेट गवर्नमेंट भी करती थी, लेकिन अभी इसको डिसबैन कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट्स को। अभी स्टेटमेंट नहीं कर सकती, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इशू कर सकती है, ठीक है। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इशू कर सकती है। तो हम देख लेते हैं कि इसका क्या आंसर है, ठीक है। टी बिल्स, दे आर जीरो कूपन सिक्योरिटी इशूड एट डिस्काउंट, बिल्कुल सही बात है, अभी देखा हमने। दे आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती, सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। थर्ड, दे आर यूजुअली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज विद एन एवरेज मेच्योरिटी ऑफ 10 ईयर्स, नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? बी। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? बी। आया? बिल्कुल समझ में आ रहा है सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट्स। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस क्या होता है? देख लेते हैं पहले स्टेटमेंट। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस इज द प्राइस बिलो विच एन एक्सपोर्टर इज नॉट अलाउड टू एक्सपोर्ट द कमोडिटी फ्रॉम इंडिया, ओके। द डिसीजन रिगार्डिंग मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस आर टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है वो क्या होता है? देखो जो स्टेटमेंट में लिख रखा है ना, वही होता है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, कि इतने प्राइस से नीचे आप कोई भी कमोडिटी को आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। मतलब मिनिमम आपको मान लो 10 रुपये है, 10 रुपये से ज़्यादा ही आपको कोई पेन बेचना होगा तो वो होता है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, ठीक है। वो एक्सपोर्ट करना होगा, ठीक है, तो वो होता है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, ये होता है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। और दूसरी चीज़, इसके डिसीजन कौन लेता है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस का? वो लेती है कैबिनेट, वो लेती है कैबिनेट, ठीक है। कैबिनेट मीटिंग लेती है इसकी, तब ये पता चलता है कि जो भी है कि कितना होगा मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट नहीं इसको डिसाइड करती, इसको कैबिनेट डिसाइड करती है, ठीक है, इसको कैबिनेट डिसाइड करती है। तो हम देख लेते हैं 56 का आंसर क्या आ जाता है। कौन सा क्या पूछा? करेक्ट, तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ओके। अब आ जाते हैं 57 में। क्वेश्चन नंबर 57 में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कैटेगरीज वाज और वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के अंडर कौन सी जो थी वो एग्जेम्प्ट थी लाइसेंसिंग से? किसको लाइसेंस नहीं लेना पड़ता था, ठीक है, किसको लाइसेंस नहीं लेना पड़ता था वो करने से पहले, ठीक है, किसको लाइसेंस नहीं लेना पड़ता था? तो देखो किसको लाइसेंस नहीं लेना पड़ता था, बहुत सारी थी। देखो मैं बताती हूँ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत सारी थी, जिसको प्राइवेटाइजेशन भी किया जाता है, एलपीजी इसी टाइम पे आया था, ठीक है। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ को रख दिया गया था, लाइसेंस उनको लेना पड़ता था। कौन कौन सी थी वो? अब मैं लिख रही हूँ, लिकर, ठीक है, लिकर, एल्कोहल, डिफेंस, ठीक है, लिकर, एल्कोहल, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, एंड हैजार्डियस केमिकल्स, हैजार्डस केमिकल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये जो जितनी भी चीज़ें ना, ये सारी लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से, लाइसेंस लेना पड़ता था इन चीज़ों को। तो इन चीज़ों में देख लो कौन सी हैं, एरोस्पेस है, डिफेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और तो सारी चीज़ें जो हम लगा भी सकते हैं कि हैजार्डियस हैं, या फिर ये सोशल
हारमोनी को डिस्टर्ब कर सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम कर भी सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोस्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोच सकते हैं कि ये प्राइवेट कर दिया होगा, ठीक है, लेकिन नहीं, इनके लिए प्राइवेटाइजेशन के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3। आंसर क्या हो गया, सॉरी क्या पूछा है इसमें, सेलेक्ट द करेक्ट कोड। एग्जाम्प्ट कौन सी थी, ये सारी तो एग्जाम्प्ट नहीं थी, एग्जाम्प्ट कौन सी थी, ए थी, मतलब 4 ओनली, जूट इंडस्ट्रीज केवल एग्जाम्प्ट थी। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। निधि, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, निधि ए समटाइम्स सीन इन न्यूज, द एम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज। निधि क्या है, निधि क्या है, ठीक है, निधि क्या है। देखो मैं बताती हूँ, सारे पहले ऑप्शन आप देख लो, मैं बताती हूँ। जो निधि है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने मतलब क्या किया, क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर क्या किया कि फॉर नर्चरिंग आइडियाज़ एंड इनोवेशंस, फॉर नर्चरिंग आइडियाज़ एंड इनोवेशन इनटू सक्सेसफुल स्टार्टअप, कोई भी जो आइडियाज़ हैं या फिर कोई भी जो इनोवेशंस हैं उनको सक्सेसफुल स्टार्टअप्स में हमें कन्वर्ट करना है। किस में, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स में हमें कन्वर्ट करना है, उसको बोला गया निधि स्कीम, ठीक है। सक्सेसफुल स्टार्टिंग मतलब उनको कमर्शियल स्टेज तक लेके जाना है। सक्सेसफुल कब होंगे, जब वो कमर्शियल हो जाएगा कोई भी आइडिया, उसको हमें कमर्शियल स्टेज तक लेके जाना है। और भी बहुत सारे कंपोनेंट है निधि, निधि के तो बहुत सारे, देखो इसमें क्या, इंपॉवरिंग ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये नहीं है। इंक्रीज प्राइवेट प्लेयर्स टू पार्टिसिपेट एंड डेवलप न्यू स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर इसरो, ये भी नहीं है। नर्चरिंग आइडियाज एंड इनोवेशन नॉलेज बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनटू सक्सेसफुल स्टार्टअप, ये है। प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी एज ए पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया, ये भी नहीं है, ठीक है। तो निधि क्या है, ये निधि में और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि निधि जीसीसी ग्रैंड चैलेंज कंपटीशन, निधि प्रयास, प्रयास जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन वाली सीरीज में देखा होगा, प्रमोटिंग एंड एक्सलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स, निधि EIR, निधि टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, निधि एक्सलरेटर फास्ट ट्रैकिंग, निधि सीड सपोर्ट सिस्टम, निधि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये सारी ही चीज़ें इसी के अंदर है, ठीक है। और NSIL तो ये जो है आपको तो पता ही होगा क्या है, हाँ यही है NSIL, जो आपने पिछले ही लेक्चर में देखा होगा, पिछले टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था, इन स्पेस के साथ जो काम कर रही है, ठीक है, ये है इसके लिए। और जो ये वाला दे रखा है, ये है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड ये है जो दे रखा है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि निधि क्या है, मतलब निधि प्रयास क्या है, TDF क्या है, NSIL क्या है, इन स्पेस क्या, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आजकल न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। मंगोलियन कंजूर रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एन, मंगोलियन कंजूर क्या है, देखो मंगोलियन कंजूर क्या है, देख लो आप। मिलिट्री एक्सरसाइज है मंगोलिया के साथ, या फिर इनिशिएटिव फॉर स्पेस कॉर्पोरेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया है, या फिर इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ मंगोलिया, और मंगोलियन इनिशिएटिव टू डेवलप सोलर फार्म्स इन द गोबी डेजर्ट, ठीक है। मंगोलियन कंजूर क्या, देखो जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर सबसे पहले क्या आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर एक मिशन चल रहा है, नेशनल मिशन फॉर मानुस्क्रिप्ट, नेशनल मिशन फॉर मानुस्क्रिप्ट। इसमें क्या है, हम प्रिंट कर रहे हैं, रीप्रिंटिंग कर रहे हैं, रीप्रिंट करें मंगोलियन कंजोर को, ठीक है, ठीक है, मंगोलियन कंजोर को। ये मंगोलिया के हैं, हर मोनेस्ट्री में मंगोलिया की ये पाए जाते हैं। ये क्या है, बुद्धा ने जो भी सरमन वगैरह दिए थे ना, उनके कंसाइज ऑर्डर्स हैं, कंसाइज ऑर्डर्स हैं उसके, ठीक है, कंसाइज ऑर्डर्स हैं उसके, कंसाइज तरीके से उसको लिखा गया है उनको, उसको बोलते हैं मंगोलियन कंजोर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर नेशनल मिशन ऑफ मानुस्क्रिप्ट, ये जो था ये 2003 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तब से ये स्टार्ट है। और अभी इसके 108 वॉल्यूम्स अभी गवर्नमेंट ने पब्लिश करने के लिए बोला है, ताकि ये क्यों किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्यों, बिकॉज टू स्प्रेड नॉलेज टू रिसर्चर, स्कॉलर्स एंड दी जनरल पब्लिक एट लार्ज, इसलिए किया जा रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। रादर देन बीइंग कोज्ड बाय द एब्स एंड फ्लोज ऑफ बिजनेस साइकिल में अप डाउन होने की बजाय, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कोज्ड बाय फंडामेंटल शिफ्ट इन मेक शिफ्ट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी ही टोटल चेंज हो रही है, उसके कारण ही, मतलब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही टोटल चेंज हो रहा है, इसके कारण ही हो रहा है, ये बिजनेस साइकिल के एब्स एंड फ्लोज के कारण नहीं हो रहा है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज ड्यू टू मिसमैच बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड फॉर सर्टेन स्किल्स इन लेबर मार्केट, मतलब कुछ सप्लाई और डिमांड की मिसमैच है, ठीक है, हमारी स्किल्स में, लेबर मार्केट में, ठीक है, स्किल्स के लिए। तो ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है, पहले भी बहुत सारे आ चुके हैं, तो ये देख लेते कौन सा है। तो आप बताओ, स्ट्रक्चरल है, फ्रिक्शनल है, इंस्टीट्यूशनल है, सीजनल है। देखो अगर एब्स एंड फ्लोज के कारण होता तो सीजनल होता, ठीक है, एब्स एंड फ्लोज के कारण तो सीजनल होता, ये स्ट्रक्चरल। इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज आना, मतलब देखो पहले हमारी एग्रीकल्चरल थी, उसमें कुछ ज़्यादा हमें इकोनॉमी थी, तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब क्या होती है, हमारी डिजिटल इकोनॉमी होती जा रही है, तो हमें स्किल्स चाहिए, इसके लिए कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, या फिर आप स्मार्टफोन चलाना आना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो यही है कि आपको अभी क्या हो गया है, थोड़ा सा चेंज हो गया है, सर्टेन स्किल्स, मतलब लेबर मार्केट केवल उन्हीं को जॉब दे रही है जिनके पास वो स्किल्स हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल्स की डिमांड के कारण, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे।
इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इन्वेंट्री ऑफ ए फर्म। देखो इन्वेंट्री ऑफ ए फर्म मैं बता देती हूँ इन्वेंट्री क्या होती है। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री कोई भी फर्म कुछ भी सामान बना रही है, मान लो कुछ भी XYZ कुछ भी सामान बना रही है, मान लो पेन सी बना रही है, ठीक है, कुछ भी सामान बना रही है XYZ पेन, मान लो कि पेन बना रही है। अगर वो पेन बना रही है तो मान लो कि उसने 1000 पेन बनाए, 1000 में से उसने कुछ पेन बेच दिए, ठीक है, लेकिन कुछ पेन बच गए, कुछ उसका रॉ मटेरियल बच गया, कुछ और भी कुछ बच गया, ठीक है, जिसको वो आगे वाले ईयर में वो इन्वेस्ट कर सकती है या फिर कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो कुछ बच गया, उस बचे हुए सामान जो अगला साल यूज़ करेंगे, नेक्स्ट ईयर में जो यूज़ करेंगे, तो उसी को बोलते हैं इन्वेंट्री। पीछे बचा हुआ जो भी सामान बच जाता है। तो देख लेते क्या है। इट इंक्लूड्स द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स बट नॉट द रॉ मटेरियल। देखो अभी मैंने बताया कि रॉ मटेरियल भी कुछ भी बच जाता है, वेदर रॉ मटेरियल वेदर फिनिश्ड वेदर अनफिनिश्ड, कुछ भी बच जाता है, उस सबको ही इन्वेंट्री बोलते हैं फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल भी होता है उसमें। सेकंड स्टेटमेंट है द राइज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ ए फर्म ओवर ए ईयर इज ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अंडरटेकन बाय ए फर्म। तो अगर अगर उस इन्वेंट्रीज की वैल्यू में राइज हो जाता है, मान ली पेन 1 रुपये का था, अब वो पेन पिछले साल वो 1 ही का बिकता, अब वो 5 रुपये का बिक रहा है, तो कंपनीज के लिए जो ये चीज़ है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। उस इन्वेंट्रीज को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये सेकंड बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या होता है कि उसका प्राइस इंक्रीज नहीं करता है, उतना ही रहता है, मतलब प्राइस इंक्रीज नहीं करता है, आपको उसमें कुछ इन्वेस्ट करके आपको वो आगे बढ़ाना होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट। 2 टाइप के होते हैं इन्वेंट्रीज में भी, बिजनेस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड सेकंड है फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाता है? कौन सा बताना है? करेक्ट बताना है। तो इसका आंसर हो जाता है बी। तो इसका आंसर हो जाता है बी, सॉरी लगता है। क्वेश्चन नंबर 62, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। क्या होता है ये? देखो मैं बताती हूँ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट क्या होता है। देखो अब कोई भी बैंक, कोई भी XYZ बैंक, कोई भी मान ले SBI बैंक अपने कस्टमर्स को कितने रेट पे लैंड करता है, ठीक है, कितने लोन देता है लैंड पे, कितने रेट पे देता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। मान ली उसने RBI से पैसे लिए तो उसको इंटरेस्ट रेट कितना देना है, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, उसके जो वो हैं स्टाफ है उसको कितनी सैलरी देनी है, या फिर जो ऑफिस है उसको रिनोवेट कराना है, तो उसका टोटल पैसा कितना लग रहा है, तो उसका टोटल पैसा उस चीज़ को मिला के, उस पैसे को मिला के, तो तभी ना वो उस रेट किसी रेट पे दे सकता है। मान ले उसका यहाँ 4 रुपये लग रहे हैं, ठीक है, और वो इसको 5 पे ही देगा ना। मान ले उसके पास 100 रुपये देने हैं उसको, इसके 4 रुपये यहाँ लग गए, तो इसको 104 हैं, तो 105 पे देगा, तभी ना उसको 1 रुपये का फायदा होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं 1 रुपये का कर रही हूँ, 105 पे ही दे सकता है वो। और मिनिमम कितने पे दे सकता है? 104 पे दे सकता है, जितना खर्चा हो उतने पे दे सकता है, इससे कम तो नहीं दे सकता। उसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। किसी भी बैंक का अलग अलग होता है, हर एक बैंक अपने हिसाब से अपने एक्सपेंसेस को करता है, ठीक है, कैलकुलेट करता है। अभी देखते हैं। इट इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट ऑफ ए बैंक बिलो विच इट नॉर्मली कैन नॉट लैंड। नॉर्मली तो नहीं कर सकता, अगर फोर्स करोगे तो कर ही देगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सेकंड, इट इज डिटरमाइंड एट रेगुलर इंटरवल्स बाय द RBI। RBI इसको नहीं करता, खुद बैंक ही करता है इसको, खुद ही बैंक करता है इसको, ठीक है, खुद अपना बैंक अपना वो करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ये सेकंड रॉन्ग है, ए करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है ए, इसका आंसर हो जाता है ए। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 63, ITER। ITER क्या? इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये क्या होता है? ठीक है, पढ़ो। इट इज ए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एनर्जी प्रोजेक्ट, ठीक है। सेकंड, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ दिस रिसर्च प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले देख ले ITER क्या होता है? इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। सबसे पहले जो ये लॉन्च हुआ था ना, ये 1985 में हुआ था। तो अब न्यूज़ में क्यों चल रहा है? ये अब न्यूज़ में इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी ये असेंबली स्टेज में आ गया, अभी ये कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, अभी असेंबली स्टेज में आ गया, ठीक है, अभी ये असेंबली स्टेज में आ गया। और याद रखना ये जो है ना फर्स्ट फ्यूजन डिवाइस है टू प्रोड्यूस नेट एनर्जी। फर्स्ट फ्यूजन डिवाइस है, फ्यूजन डिवाइस, ठीक है, फ्यूजन डिवाइस टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड पे तो बहुत करते थे, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और इसके मेंबर्स कौन कौन से, इसको मतलब कौन कौन से मेंबर हैं जो इसको चला रहे हैं, ठीक है। तो इसके मेंबर्स को याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना, इंडिया, जापान, कोरिया, रशिया, उधर से आ जाते हैं US और यूरोपियन यूनियन, बस यही है, यूरोपियन यूनियन और ये सारे एशियन कंट्रीज़ वाले, और ये US और ये EU, ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ इसको चला रही हैं, ये सारी कंट्रीज़ इसको चला रही हैं, मतलब इंडिया भी एक मेंबर है इसका। और इसमें है ना क्या कह रहा जाएंगे, 50 मेगावाट इनपुट दी जाएगी और 500 मेगावाट आउटपुट निकाला जाएगा, 500 मेगावाट आउटपुट निकाला जाएगा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या दे रखा है। इट इज़ ए न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन एनर्जी प्रोजेक्ट। तो फिजन नहीं है ना, ये फ्यूजन है, ये लिखते तो बिल्कुल सही होता, फिजन नहीं है, फ्यूजन है,
ठीक है। सेकंड, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ दिस रिसर्च प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही है, इंडिया तो पार्ट है ही, तो इसका आंसर क्या जाता है सेकंड, तो इसका आंसर क्या जाता है सेकंड। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आया समझ में, बिल्कुल। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, कौन कौन सी डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर है, लिक्विड, प्लाज्मा, गैस, बोस, आइंस्टीन कंडेंसेट, क्या क्या होती हैं। तो आपने पढ़ाई होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस जो भी हैं ये 3 है, ठीक है, प्लाज्मा 4th है, और ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है, 5th स्टेट ऑफ मैटर है। न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा चल रही है, 1920 में बताई थी एल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्र नाथ बोस जो इंडिया के थे, इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने मिलकर ये बताई थी 1920 में, ठीक है, 1920s में बताई थी, ठीक है। सुपर कूल्ड गैस है कि मतलब क्या होता है, ये तब बनती है जब एटम्स जो होते हैं नियर एब्सोल्यूट जीरो पे वो हो जाते हैं, नियर एब्सोल्यूट जीरो पे एटम्स जो होते हैं, जो उनकी कंडीशन होती है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आगे समझ में, तो इसका आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है इसका आंसर डी, 1 2 3 एंड 4 सारे ही स्टेट्स ऑफ मैटर है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे, G4 वायरस सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, किस डिजीज से रिलेटेड है। देखो कुछ होते हैं फैक्ट्स, ठीक है, ये आपको याद ही करने होंगे, तो इसका आंसर है स्वाइन फ्लू, तो इसका आंसर है स्वाइन फ्लू, H1N1 वायरस से जो फैलता है, ये उसी का एक वेरिएंट है, G4 क्या है, उसी का एक वेरिएंट है, ठीक है, इसी का एक वेरिएंट है ये, आ गया समझ में। और ये तो आपको पता ही है, एड्स भी HIV से होता है, कोविड आपको पता ही, सार्स कोरोना वायरस, ठीक है, आ गया समझ में। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे, द टर्म न्यूवाइज रिसेंटली सीन इन, न्यूवाइज क्या है, न्यूवाइज क्या है, देखो कुछ चीज़ आपको पता ही नहीं चाहिए, कंप्यूटर है, सैटेलाइट है, एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर है, क्रिप्टो करेंसी है, या फिर कोई कोमेट है, तो ये आपको याद ही होना चाहिए। नासा के टेलीस्कोप ने इसको देखा है, ठीक है, नासा के टेलीस्कोप ने इसको देखा है, ये एक कोमेट है, क्या है, ये कोमेट है, कोमेट है जो कि रिसेंटली सीन हुआ था, और ये रिविजिट करेगा अर्थ को अबाउट 6800 ईयर्स में, ठीक है, 6800 ईयर्स में ये विजिट करेगा इंडिया, सॉरी इंडिया को बोल रही हूँ, अर्थ को विजिट करेगा, ये कोमेट है, ठीक है, न्यूवाइज एक कोमेट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिगार्ड टू GDP ऑफ ए कंट्री, GDP के बारे में हमें कुछ बातें बतानी है, GDP के बारे में हमें कुछ बातें बतानी है, तो देख लेते हैं। इट इज सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर, बिल्कुल सही बात है, किसी बाउंड्री के अंदर कितनी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उसी को बोलते हैं GDP, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। सेकंड है नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस, नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस मतलब बार्टर सिस्टम मान लो, ठीक है, हाँ ठीक है सर, बार्टर एक्सचेंज आर नॉट इंक्लूडेड इन GDP एस्टिमेट, बिल्कुल सही बात है, ये GDP में कैलकुलेट नहीं होता, जो पैसे में नहीं वो GDP में कैलकुलेट नहीं होगा, मतलब इसके लिए मनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो जब मनी जो जिसमें सर्कुलेट होगी वही ये कैलकुलेट कर पाएगा। थर्ड चीज़ है राइज इन GDP इंडिकेट्स दैट ऑल द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री आर बेटर ऑफ टुडे देन इन पास्ट, ऐसा नहीं है, अगर हमारी GDP बढ़ रही है, अगर हमारी GDP बढ़ रही है और वो कंसनट्रेट हो रही है फ्यू हैंड्स में, वो कंसनट्रेट हो रही है फ्यू हैंड्स में, अगर इनइक्वालिटी बढ़ रही है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, बहुत कम लोग तो अमीर हैं और बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं, तो ये तो नहीं बता रहा है कि सारे ही रेजिडेंट जो हैं वो वेल ऑफ हैं, बेटर ऑफ हैं, तो ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट नहीं होगा, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट GDP, ठीक है। तो हम हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में, क्वेश्चन नंबर 68 है The monetary policy committee determines the policy interest rate required to achieve the inflation target. In this context, which of the following may be recommended by monetary policy committee to control deflation in a country? देखो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता देती हूँ, अगर डिफ्लेशन होता है, अगर डिफ्लेशन होता है, अगर डिफ्लेशन होता है तो क्या होता है, मनी सप्लाई कम हो जाती है इकोनॉमी में, क्या हो जाती है, मनी सप्लाई कम हो जाती है इकोनॉमी में, मनी सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, डिमांड कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, ठीक है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगी और हमारी GDP कम होगी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आगे समझ में। तो अगर हमें डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, अगर हमें डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो देखो यहाँ से फर्स्ट जो चीज़ है, हमें मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना होगा, ठीक है, सबसे पहली चीज़ देखो कि हमें जो मनी सप्लाई है ना उसको इंक्रीज़ करना है, जो मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करेगा मतलब वही हम उसी से हम डिफ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले जब रखा है इंक्रीज इन CRR, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है, RBI अपने अकाउंट में जितना पैसा बैंकों का रखता है उसको बोलते हैं, अगर RBI CRR को बढ़ा देता है, CRR को बढ़ा देता है तो बैंक जो है लोन में कम पैसा दे पाएंगे, अगर बैंक लोन में कम पैसा दे पाएंगे तो पब्लिक के पास कम पैसा होगा, हमें पैसे को क्या करना पड़ाना है, तो इसका मतलब तो गलत चीज़ें चल रही है, नहीं ये चीज़ नहीं होगी, फर्स्ट तो नहीं होगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो नहीं होगी, फर्स्ट से आप हम काट सकते हैं आंसर को, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट तो हमारी ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट तो ठीक है, हम सेकंड को देख रहे हैं, इंक्रीज द बैंक रेट, बैंक रेट क्या होता है, वही चीज़ होती है लॉन्ग टर्म में जब RBI बैंक्स को लोन पे पैसे देता है, बैंक्स को पैसे देता है लॉन्ग टर्म पे, ठीक है, अगर उसको इंक्रीज कर देता है तो बैंक पैसे कम लेंगे,
तो बैंक पैसे कम लेंगे, बैंक पैसे कम लेंगे तो पब्लिक को कम देंगे, अगर पब्लिक को कम देंगे तो पब्लिक में पैसा कम होगा, पब्लिक में पैसा कम होगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। हमें क्या करना है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है। तो क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, बी आ जाता है। इसका आंसर क्या आ जाता है, बी। क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्या आप सबको क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, ये है डिफ्लेशन का कि कैसे डिफ्लेशन कंट्रोल होएगा। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 69। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, आप क्वेश्चन को ऐसे ही कर लोगे चुटकियों में। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 69। देखो, इससे आपने क्या किया, एक एक उसको काटते गए तो 50-50 बच गया। उससे आपको एक ही स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत पड़ी। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी मेजानिन फाइनेंसिंग। मेजानिन फाइनेंसिंग क्या होती है? देखो, मेजानिन फाइनेंसिंग होती है बड़ी सी, क्या बोलूँ उसको, क्या बोल सकते हैं यार उसको, मतलब थोड़ी सी दिमाग से की हुई फाइनेंसिंग। ठीक है, ये बोल सकते हैं चतुराई से की हुई फाइनेंसिंग। चतुराई, इसमें क्या हो जाता है, पैसे को हाफ तो इक्विटी में डाल दिया जाता है और हाफ डेप्ट में डाल दिया जाता है। हाफ इक्विटी में डाल दिया जाता है, हाफ डेप्ट में जाता है। अगर कंपनी फ़ायदा कमा रही है तो वो जो डेप्ट है वो इक्विटी में चेंज कर लिया जाता है, और अगर कंपनी कम फ़ायदा कमा रही है, घाटे में जा रही है, तो जो इक्विटी है वो डेप्ट में कर दी जाती है और डेप्ट फिर लेके भाग जाएंगे वो। ठीक है, तो यही चीज़ है हाइब्रिड ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग दैट गिव्स द लेंडर द राइट टू कन्वर्ट टू एन इक्विटी इंटरेस्ट। आगे समझ में, मतलब अपने हिसाब से करेंगे वो, अपने हिसाब से आएंगे जाएंगे, जो भी करेंगे अपने हिसाब से करेंगे। तो यही होता है मेजानिन फाइनेंसिंग, इसी को बोलते हैं। ठीक है, मेजानिन फाइनेंसिंग। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी टैक्स एक्सपेंडिचर। टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखो, ये भी एक मिसनोमर है, ये भी एक मिसनोमर है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना, पहले देखा ही होगा आपने कि कौन कौन से मिसनोमर्स हैं। एक और मैंने जो वो प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज़ थी उसमें भी शायद एक बताया था, वो था मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ठीक है, अब ये नेक्स्ट आ गया है टैक्स एक्सपेंडिचर। ये आ गया टैक्स। देखो, आपको क्या लग रहा है, ये टर्म सुन के आपको क्या लग रहा है, टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होता होगा? आपको लग रहा होगा कि टैक्स कलेक्ट करने में जितना खर्चा लगता है शायद वो टैक्स एक्सपेंडिचर हो सकता है, मे बी। ठीक है, शायद वो हो सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये वाली स्टेटमेंट नहीं है। ऐसा लग सकता है आपको कि ये स्टेटमेंट हो सकती है, ये लग रहा है इसको देख के, लेकिन ये नहीं है। इसकी चीज़ है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टैक्सिंग एट कंसेशनल रेट। मतलब देखो, अगर बैंक ने किसी भी पर्सन को, मान ले कंसेशन पे, मतलब वो 10% पे देता था लोन को, लेकिन उसने 5% पे दे दिया किसी वुमेन को। ठीक है, 5% पे दे दिया किसी वुमेन को। अगर वो उसको 10% पे देता किसी को, तो उसको 10% पे फ़ायदा मिलता और उसको ज़्यादा पैसे मिलते, तो वो ज़्यादा ग्रो कर पाता, उसकी ब्रांचेस ज़्यादा बढ़ पाती, वो स्टाफ को ज़्यादा सैलरी दे पाता। तो उसने क्या लॉस कर दिया, तो उसने क्या अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी ये चीज़ ना करने के कारण, तो उसी को बोलते हैं टैक्स एक्सपेंडिचर। तो इसको बोलते हैं टैक्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टैक्सिंग एट कंसेशनल रेट। उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ, उसको बोलते हैं टैक्स एक्सपेंडिचर। आगे समझ में, तो बिल्कुल आना चाहिए आपको समझ में। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। कंसिडर द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन डिसइन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। देखो, अभी मैंने बताया कि डिफ्लेशन में क्या हो जाता है, मनी कम हो जाती है, और जब मनी कोई चीज़ कम होती है ना तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है ना, जब कोई जो चीज़ कम होती है ना तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और जब इन्फ्लेशन होता है ना, इन्फ्लेशन हो जाता है ना, उसमें मनी ज़्यादा होती है, उसमें उसकी वैल्यू कम होती है, तो ये चीज़ देख लेते हैं। वाइल डिफ्लेशन इज ए डिक्रीज इन जनरल प्राइसेस लेवल थ्रू आउट एन इकोनॉमी। बिल्कुल सही बात है, डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस लेवल का डिक्रीज होना। ठीक है, प्राइस लेवल का डिक्रीज होना। डिसइन्फ्लेशन मतलब होता है डिक्रीजिंग इन्फ्लेशन। डिक्रीजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन तो हो ही रहा है, मतलब मनी सप्लाई तो ज़्यादा ही है, मतलब मनी की वैल्यू तो ज़्यादा ही है। डिसइन्फ्लेशन क्या हो जाता है, रिडक्शन ऑफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट है डिफ्लेशन इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ मनी। अभी बताया, डिफ्लेशन से मनी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और डिसइन्फ्लेशन से में जो मनी की वैल्यू है वो घट जाती है। क्या बिल्कुल सही, आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है सी। आया समझ में? इसका आंसर हो जाता है सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज़। कौन निकालता है, मतलब कौन इसको निकालता है? इट ऑफर्स ए डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ एक्सटेंट टू विच कंट्रीज एडहियर टू रूल ऑफ लॉ इन प्रैक्टिस। तो देखो, कुछ जो इंडेक्स है ना वो तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। जैसे कि ये इंडेक्स है, इसको निकालता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। कौन निकालता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ करती रहती है। ठीक है, ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट निकालता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वाला इंडेक्स। ठीक है, ये निकालता है, और ये 8 फैक्टर्स को कंसिडर करता है, 8 फैक्टर्स को। सिविल जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस, order and security, regulatory enforcement, fundamental rights, open government, absence of corruption, constraint on government powers, constraint on government powers। ये जो 8 चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को बताता है, 8 चीज़ों को ये
कैलकुलेट करता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। याद कर लेना इन चीज़ों को, रट लेना इन चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि है ना आजकल जो यूपीएससी है या फिर और भी जो बहुत सारे एग्जाम्स है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस इंडेक्सेस को नहीं उठा रहे हैं, मतलब वो थोड़े से जो कम न्यूज़ में रहते हैं ना उनको ज़्यादा उठा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, लोन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स आर एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन एज लोन्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। कहाँ के लोन्स को हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंडर बोल सकते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारे सेक्टर्स बताई देती हूँ कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले एग्री, ठीक है, उसके बाद है एमएसएमई, उसके बाद है एक्सपोर्ट क्रेडिट, ठीक है, उसके बाद आ जाता है एजुकेशन, ठीक है, उसके बाद आ जाता है हाउसिंग, उसके बाद आता है सोशल इंफ्रा, उसके बाद आता है रिन्यूएबल एनर्जी, उसके बाद आता है ईटीसी, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये आपको मैंने बता दिया मैंने। तो इसमें एजुकेशन है, रिन्यूएबल एनर्जी है, हाउसिंग है, एग्रीकल्चर, चारों ही है। तो इसका आंसर हो जाता है डी। तो इसका आंसर हो जाता है डी। आपको ये सब तो याद ही रखने होंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा जो होंगे देखा जाएगा, ठीक है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। द रियल एक्सचेंज रेट इज प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सेकंड है द नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज द रिलेटिव प्राइस ऑफ फॉरेन goods in terms of domestic goods. Third, a real exchange rate determines the international competitiveness of a country in the international market. तो हम देख लेते हैं क्या क्या होता है, ठीक है, हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले जो रियल एक्सचेंज रेट लिख रखा है ना, ये होता है रिलेटिव प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब कितना प्राइस है, रिलेटिव प्राइस कितना है फॉरेन गुड्स का इसमें, ठीक है, डोमेस्टिक गुड्स का और फॉरेन गुड्स का रिलेटिव प्राइस कितना, उसको बोलते हैं रियल एक्सचेंज रेट, ठीक है। एक होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये होता है जो ऊपर लिख रखा है, द प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। 1 यूनिट कितने के बराबर है, उसको बोलते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है। 1 यूनिट किसके बराबर है, वो नॉमिनल में आएगा। रियल किसमें आएगा कि रिलेटिव प्राइस कितना है, ठीक है। आर रिलेटिव, मतलब आर से रियल, आर से रिलेटिव, इसमें आएगा रियल में रिलेटिव प्राइस, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। रियल एक्सचेंज रेट मतलब रियल एक्सचेंज मतलब रिलेटिव प्राइस अभी का, वो बताता है रियल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ ए कंट्री इन इंटर, बिल्कुल सही बात है, यही बताता है। तो इसका आंसर हो जाता है ए। तो इसका आंसर हो जाता है ए। आया आपको समझ में, रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है और कौन सा कॉम्पिटिटिवनेस को ज़्यादा शो करता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 75 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। महारत्ना में कौन सी आती हैं, सीडीएस और सीएपीएफ का बहुत ही ज़्यादा वो क्या बोले ना, फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है महारत्ना मिनी रत्ना कंपनीज वाला, ठीक है। देख लेते हैं। देखो आप है ना, मैं तो कहूँगा बस एक मिनी रत्ना कंपनी रट लो, आगे देखी जाएगी। मिनी रत्ना तो रटो, ठीक है, मिनी रत्ना देख लो कि मिनी रत्ना कौन सी है। देखो मैं आपको बताती हूँ मिनी रत्ना कौन सी है। ये कहते हैं बीएसएनएल, ठीक है। एक है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एक है आईआरसीटीसी, ठीक है। एक होती है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। एक होता है बीईएमएल लिमिटेड, ठीक है। ये सारी कंपनी कौन सी है, मिनी रत्ना कंपनी से। इसमें देखो कौन सी मिनी रत्ना है, आईआरसीटीसी है। तो ये आईआरसीटीसी है, ये मिनी रत्ना कंपनी। इसने पूछा महारत्ना कंपनी, तो 3 नहीं होना चाहिए उसमें, देख लो 3 किसमें नहीं है, किसी में नहीं है। हाँ सीधा आंसर आ गया 1 और 4, केवल 1 और 4 है। तो ऐसे ही आपको करना होगा, आप मिनी रत्ना कंपनी रट लो, शायद इसमें से कोई एक आ जाए, उससे ऑप्शन आप काट पाओ, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, सॉरी, ठीक है। तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज अवेलेबल ओनली टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक। क्या ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को ही अवेलेबल होते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, अदर्स को भी होती हैं जो भी उसमें वो करना चाहे। सेकंड स्टेटमेंट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इशूड एज कोलेटरल फॉर अवेलिंग दिस फैसिलिटी। बिल्कुल गलत, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ भी इसमें हम डाल सकते हैं, टी बिल्स भी हम इसमें डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाता है डी, कोई सी भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। देखो एक क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल एग्रीमेंट से, इंटरनेशनल एग्रीमेंट से कि कौन सी कंट्री के साथ हमारा किस नाम से कोई एग्रीमेंट साइन, जैसे कि अभी आपको पता होगा रशिया के साथ लिमो हुआ, जीएसएमओए, बहुत सारे साइन हुए हैं। और पिछले उसमें भी कोई क्वेश्चन आया था जेसीपीओए किसके साथ रिलेटेड है। अभी आ गया बीटीआईए किसके साथ रिलेटेड है, ठीक है, बीटीआईए बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ठीक है, ऑफन सी न्यूज़ किससे रिलेटेड है। तो देखो ये इंडिया का एग्रीमेंट हुआ था, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ये हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ था, ये किसके साथ हुआ था, हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा ये 2007 में साइन हुआ था, याद रखना, ठीक है, बहुत क्वेश्चन भी आया इससे। अब आ जाते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हैज एप्लीकेशन। देखो
मैक्सिमम जो साइंस की जो एप्लीकेशन होती है ना, आप सोच भी नहीं सकते वहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मैक्सिमम आंसर्स होते हैं ना, उसका आंसर डी ही होता है। वैसे अभी हम इकोनॉमिक्स बता रहे हैं, जब हम साइंस एंड टेक के क्वेश्चन करेंगे उसके बाद ये करेंगे, सॉरी, ठीक है, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन करेंगे उसमें ये करेंगे, तो इसमें जो आंसर है वो तीनों ही ठीक होंगे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ मिनरल्स, इन्वेस्टिगेटिंग आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज आर्टिफैक्ट्स एंड मेडिकल डायग्नोस्टिक, तो तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही होंगी, ठीक है, डी आंसर होगा इसका। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड एज कोर इंडस्ट्रीज। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर आपने प्रीवियस इस क्वेश्चन की सीरीज नहीं देखी है, अगर है देखी है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप इसको फिर से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं देखी है तो अब आप सुन लो, यहीं सुन लो, अगर आपने वो नहीं देखा तो। अगर आपके देखो कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैंने कैसे वो बताया था वो फॉर्मूला, देखो कोर मतलब इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़, अगर उसको हम रिलेट करते हैं, ट्रिक बना रहे हैं इसलिए हम रिलेट कर रहे हैं कि बाई चांस हमारे घर में कोई इंपॉर्टेंट मेहमान आ जाता है, अगर हमारे घर में कोई इंपॉर्टेंट मेहमान आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट करो, कोका कोला पियो, या फिर नहीं तो कॉर्नफ्लेक्स खा लो, क्या बोलते हैं हम, रेस्ट करो, कोका कोला पियो, नहीं तो कॉर्नफ्लेक्स खा लो, ठीक है। ये चीज़ बोलते हैं हमने मेन मेहमान को, ठीक है। तो ये है कोर इंडस्ट्रीज़ की ट्रिक, ये होती है, यहाँ होती है हाईएस्ट और यहाँ होती है लोएस्ट, ऐसे जाती है ये ट्रिम। ये होती है रिफाइनरीज, ये होती है इलेक्ट्रिसिटी, ये होती है स्टील, ये होता है कोल, ये होता है क्रूड ऑयल, ये नेचुरल गैस, ये होती है सीमेंट और ये होती है फर्टिलाइजर्स। आप देख लो कोर इंडस्ट्रीज में कौन सा नहीं है, कोल है बिल्कुल है, ऑटोमोबाइल्स है बिल्कुल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है, रियल एस्टेट नहीं है, तो 1 and 3 है, तो इसका आंसर हो जाता है सी, इसका आंसर हो जाता है। अगर आपने ये ट्रिक रट ली, ठीक है, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी तक मैं 5-6 क्वेश्चन इसके करवा चुकी कोर इंडस्ट्रीज से, ठीक है। तो हम नेक्स्ट आ जाते हैं 80 में। इंप्रूविंग हेरिटेज मैनेजमेंट इन इंडिया रिपोर्ट किसने निकाली है? देखो आपको लगेगा इंप्रूविंग हेरिटेज मैनेजमेंट इन इंडिया रिपोर्ट निकाली होगी शायद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, या हो सकता है इसने भी, लेकिन नहीं, इन दोनों में से किसी ने भी ये नहीं निकाली है। ये जो निकाली है, ये निकाली है नीति आयोग ने। देखो मैंने वही बताया था कि आजकल इंडेक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, आजकल इंडेक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये जो निकाली है वो नीति आयोग ने निकाली है, ठीक है। अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया गैडगिल मुखर्जी फॉर्मूला वाज इंट्रोड्यूस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेक्स्ट, किसके लिए? देखो जो गैडगिल जो फॉर्मूला था वो 4th और 5th 5 ईयर प्लान में आया था, ठीक है, 4th और 5th 5 ईयर प्लान में आया था। और किसके लिए आया था? टैक्स डिवोल्यूशन के लिए आया था, कि हम कितना टैक्स किसको दें, टैक्स डिवोल्यूशन के लिए आया था, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन डिफरेंट इंडियन स्टेट्स, टैक्स डिवोल्यूशन के लिए आया था कि कितना किसको दे, ठीक है। तो ये होता है गैडगिल मुखर्जी फॉर्मूला 4th और 5th 5 ईयर प्लान में आया था, ठीक है, याद रखना। अब जाता है क्वेश्चन नंबर 82 पे, पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी। अभी बताया था कि जो क्या होते हैं एग्रीमेंट्स होते हैं जो कंट्रीज़ के साथ, बायलैटरल मल्टीलैटरल, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है, याद रखना, ये हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है तो यूएसए के साथ हुआ है, किसके साथ हुआ है? यूएसए के साथ हुआ है, ठीक है, किसके साथ हुआ है? यूएसए के साथ हुआ है, ठीक है, 2009 में ही हो गया था। इसी को बोलते हैं पेस, PACE, पेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी, ठीक है। तो 82 क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। 83 में आता है इन्फ्लेशनरी गैप। अब हमारा क्वेश्चन होता है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप देखो दो चीज़ होती हैं, एक होता है इन्फ्लेशनरी गैप, एक होता है डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप में जो अभी के प्राइसेस होते हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। अभी के प्राइसेस होते हैं, जो ज़्यादा होगा उसमें से हमें कम को घटाना है, तो हमें करंट प्राइसेस से घटाना है जब GDP फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम करेगी, ठीक है। और डिफ्लेशनरी गैप में क्या होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा काम करेगी और उसमें हमें घटाना होगा किसको? जो अभी चल रहा है, एक्चुअल जो चल रहा है उस प्राइसेस को, ठीक है। तो ये होता है डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, ये होता है। और जो डिफ्लेशन होता है उसमें क्या हो जाता है? डिमांड जो होती है वो हमारी कम हो जाती है, वो हमारी कम हो जाती है डिफ्लेशन में, और इन्फ्लेशन में हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, इसलिए गैप हमारा बढ़ता है। तो हम देख लेते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में कौन सा स्टेट, इट इज़ द मेजर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द करंट लेवल ऑफ रियल GDP एंड द GDP ऑफ इकोनॉमी ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यही डिफरेंस होता है जो अभी मैंने आपको बताया, करंट प्राइसेस पे और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में से अगर माइनस कर देंगे तो उसी को बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। दूसरी स्टेटमेंट है इन्फ्लेशनरी गैप इज रिजल्ट ऑफ ए डेफिशिएंसी। बिल्कुल नहीं, इसमें डिमांड इंक्रीज होती है। इसमें क्या होती है? इन्फ्लेशनरी में डिमांड इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती, वो डिफ्लेशनरी में होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट होगी, आंसर हो गया ए, आंसर हो गया ए, ठीक है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। पेटेंट के बारे में हमें कुछ चीज़ें बतानी है। पेटेंट्स आर ग्रांटेड फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड, नहीं 20 ईयर्स के लिए दिए जाते हैं, इंडेफिनिट पीरियड के लिए कोई पेटेंट नहीं दिया जाता। सेकंड है पेटेंट्स आर गिवन बाय इंडियन गवर्नमेंट्स आर इफेक्टिव थ्रू आउट द वर्ल्ड। कैसे हो सकते हैं? वर्ल्ड दूसरी कंट्रीज में दूसरी कंट्रीज के दिए हुए पेटेंट यूज होंगे, ठीक है। तो इंडिया में इंडिया के पेटेंट इंडिया में ही होंगे, ठीक है। तो
दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती हैं, तो इसका आंसर हो जाता है डी। तो इसका आंसर हो जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 85, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पहले भी बताया, फिजिकल पॉलिसी को जो करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी को करती है वो आरबीआई करती है। ठीक है, आरबीआई में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट डिफाइन होते हैं कि कितना इंटरेस्ट रेट होगा हमारा, रिवर्स रेपो रेट कितना होगा, ये सब चीज़ें होती है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वाली जो चीज़ होती है ना, वो उसमें डिफाइन, मतलब वो उसमें डिसाइड की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। ठीक है, और इसमें जो होती है 3 मेंबर्स आरबीआई से होते हैं और 3 मेंबर्स गवर्नमेंट से होते हैं। जो आरबीआई वाले होते हैं उनका जो वो मतलब वो दोबारा इलेक्शन रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल होते हैं, और उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 4 ईयर्स होता है, और जो चेयरपर्सन होता है वो जो होता है आरबीआई का गवर्नर ही होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, हम देख लेते हैं। इट सिक्स टू सेट टारगेट फॉर इन्फ्लेशन इन इंडिया। देखो, इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है? क्या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है? नहीं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग गवर्नमेंट करती है, हमारी गवर्नमेंट करती है, 5 ईयर्स के लिए करती है आरबीआई के साथ मिलके, लेकिन केवल आरबीआई नहीं करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं करती है। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर के साथ मिलकर ये मीटिंग होती है। तो फर्स्ट तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड है, गवर्नर ऑफ आरबीआई एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ कमेटी, ये बिल्कुल सही है। आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो इसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है। तो पूछा कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो सही तो पहली ही नहीं है। ठीक है, तो आ गया ए आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाते हैं। एड वैलोरम टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स क्या होते हैं? ठीक है, तो एड वैलोरम टैक्स इज लिवाइड एज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड आइटम्स और गुड। बिल्कुल सही बात है, एड वैलोरम वैल्यू पे लगता है कि कितनी वैल्यू आ रही है। स्पेसिफिक टैक्स हर सामान पे लगता है, पर यूनिट लगता है, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्स। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, रट लेना इस चीज़ को। एड वैलोरम टैक्स वैल्यू पे लगता है, वेदर सामान कितना भी हो। स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट सामान पे लगता है, आपने कितना भी लेके आओ। ठीक है, 87, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, देखो रेवेन्यू डेफिसिट इफेक्टिव मतलब कुछ ना कुछ उसमें देखो, रेवेन्यू डेफिसिट में से अगर हम माइनस कर देते हैं ग्रांट्स और मनी इन्वेस्टेड इन कैपिटल एसेट फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। आपने अगर पढ़ा होगा तो बिल्कुल सही है, नहीं तो अगर आप बताओगे तो ये कंसेप्ट्स में मैं आपके कमेंट बॉक्स में बता देना, बाद में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, उसको बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। हो गया, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। मीजल्स इज ए हाईली कंटेजियस बैक्टीरियल डिजीज। सेकंड है, इंडिया हैज़ बिन डिक्लेयर्ड मीजल्स फ्री बाय डब्ल्यूएचओ। देखो ये न्यूज़ मीजल्स के बारे में क्यों आई? क्योंकि अभी अभी डब्ल्यूएचओ ने मालदीव्स और श्रीलंका इन दोनों को मीजल्स फ्री घोषित किया है। ठीक है, इन दोनों को मीजल्स फ्री घोषित किया है, इसलिए ये न्यूज़ में थी। और एक चीज़ याद रखना, इंडिया अभी नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सारे केसेस इंडिया में आ रहे हैं। शायद इंडिया में अभी 4th हाईएस्ट नंबर के मीजल्स केसेस है। ठीक है, 4th हाईएस्ट इंडिया में, तो इंडिया से तो नहीं हुआ है। और ये जो हाईली कंटेजियस तो वायरस है, लेकिन ये बैक्टीरियल नहीं है, वायरल वायरस है। ठीक है, वायरल है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ये वायरल वायरस है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो ए सही है। सॉरी, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। सॉरी, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। एसएलआर क्या होता है? एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होती है, बैंक जो अपने पास रखता है। एक होता है सीआरआर जो उसको आरबीआई को देना होता है बैंक को, और कुछ होता है एसएलआर जो उसको बफर की तरह अपने पास रखना होता है। ठीक है, तो वो उसको अपने पास रखना होता है। सबसे पहले तो एसएलआर कैन बी मेंटेन इन कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बिल्कुल किसी में भी आप रख सकते हो। दूसरी चीज़ है, एसएलआर रिजर्व्स आर केप्ट विद द बैंक इटसेल्फ एंड नॉट विद द आरबीआई। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, एसएलआर यही होता है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। एनएफआरए क्या है? इट इज कंस्टिट्यूटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इट रिकमेंड्स अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड टू बी अडॉप्टेड बाय कंपनीज फॉर अप्रूवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यही रिपोर्ट करती है, कंपनीज की अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पॉलिसीज को ही बताती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये है। लेकिन ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के नहीं, कंपनीज एक्ट के अंदर 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है, एनएफआरए। तो ये चीज़ याद रखना, फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट। तो इसका आंसर जो हो जाता है बी सही हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होता है? बी सही हो जाता है। कंपनीज एक्ट के अंदर है ये, ना कि इसके अंदर बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। द टर्म बेस ईयर इन रिलेशन टू जीडीपी। देखो बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर आपने पढ़ा होगा, सीपीआई का बेस ईयर क्या है, डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर क्या है, 2012, 2011, सेंट्रल फूड प्राइस इंडेक्स का क्या है, निकालता कौन है, बेस ईयर क्या है 2012, ये सब आपने पढ़े होंगे। लेकिन बेस ईयर होता क्या है? बेस ईयर होता है कि किसी ईयर के रिस्पेक्ट में हमारी जीडीपी कितनी बढ़ रही है, घट रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं। तो द ईयर प्रीसीडिंग दी करंट ईयर, बिल्कुल भी नहीं, उससे पहले साल थोड़ी कोई भी फिक्स कर देते हैं। जैसे कि सीपीआई उसका 2012 है, तो प्रीसीडिंग थोड़ी ना है। तो देख लेते हैं, स्टार्टिंग ईयर ऑफ न्यू डिकेड नहीं। द ईयर हुज प्राइसेस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी, ये बिल्कुल सही बात है। जिस जो हमें अभी निकालने के लिए जो काम होता है वो ईयर आ गया समझ में। तो ये होता है बेस ईयर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। ठीक है, इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कम्स अंडर द रिवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिवेन्यू रिसिप्ट में रिवेन्यू रिसिप्ट होती हैं। देखो रिवेन्यू मतलब हमारी इनकम,
और रिसिप्ट मतलब बार बार आना, रिसिप्ट मतलब याद रखना रिकरिंग, जो बार बार आती हैं, बार बार गवर्नमेंट को मिलती है, बार बार पैसा जो गवर्नमेंट को मिलता है, पैसा, ठीक है, बार बार पैसा जो गवर्नमेंट को मिलता है। अब देख लो बार बार कौन सा मिलता है, टैक्स रेवेन्यू, क्या गवर्नमेंट को टैक्स बार बार मिलता है? यस, हमेशा मिलता रहता है। सेकंड, इंटरेस्ट रिसिप्ट्स ऑन लोन्स एक्सटेंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लोन्स दिए हैं उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हर महीने आता रहता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी बार बार आता है। थर्ड है रिकवरी ऑफ लोन्स ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लोन दिया है वो कोई दोबारा लौटा दे तो फिर इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, प्रिंसिपल भी उसने सारा दे दिया, तो एक ही बार दे दिया ना, एक ही बार दे दिया ना, ये बार बार नहीं आएगा, तो ये एक ही बार दे दिया। फोर्थ है लोन रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, ये भी एक ही बार आएंगे, बार बार थोड़ी ना आएंगे, ठीक है, तो फोर्थ भी नहीं है। थर्ड क्या पता है, रिवेन्यू रिसिप्ट कौन से में आती है, तो 1 and 2, तो आंसर क्या हो गया 1 and 2, ये होता है रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में, स्वदेश स्कीम। स्वदेश स्कीम का आपको फुल फॉर्म पता होगा शायद, स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, या तो आपको पता ही होगा। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो आपको यही पता चल गया कि ये चीज़ है क्या, ठीक है, क्या है ये, स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, इट विल कंडक्ट स्किल मैपिंग एक्सरसाइज फॉर द रिटर्निंग सिटीजन फ्रॉम अब्रॉड ड्यू टू कोविड। बिल्कुल सही बात है, ये यही करेगा। द इनिशिएटिव अंडरटेकन इज ए पार्ट ऑफ वंदे भारत मिशन, क्या वंदे भारत मिशन का पार्ट है, क्या वंदे भारत मिशन का पार्ट, बिल्कुल सही है, ये उसी का पार्ट है। और उसमें भी देखा जाए तो तीन मिनिस्ट्री हैं इसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये सारी, ये उनको वापस लाई है। ये क्या थी, फॉरेन मिनिस्ट्री जो दूसरी कंट्री के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया है, और ये स्किल डेवलपमेंट जो इसको स्किल को मैच करेगी, ठीक है, तो ये चीज़ होगी 93 क्वेश्चन में। अब जाते हैं 94 में, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ इंडियन जीडीपी। इंडियन जीडीपी में देखो, जीडीपी क्या होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो प्रोड्यूस होगा, बस वही हम मानेंगे इंडिया की जीडीपी में, ठीक है। तो देख लेते हैं, सैलरी ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया वर्किंग इन यूएस में वर्क कर रहा है, इंडिया में तो नहीं, तो वो इंडिया में, तो वहाँ पे वो जनरेट हुई ना प्रोड्यूस, वो वहाँ पे तो फर्स्ट नहीं होगा। प्रॉफिट अर्नड बाय जर्मन कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया, इंडिया में ऑपरेट कर रही है, प्रॉफिट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, ये होगा। थर्ड, प्रॉफिट अर्नड बाय इंडियन कंपनी ऑपरेटिंग इन, ये जापान में ऑपरेट करी तो वहीं पे प्रोड्यूस करेगी, तो ये भी नहीं, तो इसका आंसर हो जाता है बी, तो इसका आंसर हो जाता है बी। आया समझ में क्वेश्चन, जीडीपी मतलब इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही वो ऑपरेट करनी चाहिए, वहीं पे उसको कमाना धमाना है, जो भी करना है, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 95, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी रेफर्स टू द फ्रीडम टू कन्वर्ट द डोमेस्टिक करेंसी इनटू अदर करेंसी एंड वाइस वर्सा एट द मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट, बिल्कुल सही बात है। करेंसी कन्वर्टेबिलिटी का मतलब यही होता है, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी का मतलब होता है मार्केट प्राइस पे करेंसी एक दूसरे में चेंज करना। इंडिया में फुल करंट अकाउंट एज वेल एज कैपिटल, देखो मैं बताती हूँ, इंडिया में फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी तो है, बट फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है, ये है पार्शियल, ये है पार्शियल, फुल नहीं है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग हो जाती है और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाती है और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। आया समझ में, आया समझ में, आ गया, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 96 पे, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है, देखो देख लेते हैं। इट इज नॉन लैप्सेबल फंड टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर इंफ्रा प्रोजेक्ट, इट इज फंडेड बाय दिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स फॉर, देखो दो है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड तब बनाया गया था जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है उनको बेचेंगे और जो उससे पैसे आएंगे उसको एक फंड में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, उसको बोलेंगे नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, तो ये इसलिए बनाया गया था नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है, ये। और इंफ्रा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सेकंड वाली, इट इज फंडेड बाय दिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ठीक है। अब एक है नॉन लैप्सेबल फंड टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर, ये है नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो क्रिएट किया गया था, ठीक है, ये जो है ये है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए, ठीक है। इनिशियली इसकी जो कैपिटल थी वो 40,000 करोड़ थी, ठीक है, इसको इतना कॉर्पस दिया गया था। एक क्वेश्चन भी आया हुआ था कि ये 4 लाख करोड़ थी, ठीक है, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में आया कि 4 लाख करोड़ थी, नहीं 4 नहीं 40,000 करोड़ इसकी कैपिटल थी, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में बतानी, तो फर्स्ट तो रॉन्ग है, सेकंड सही है, तो 96 का आंसर हो जाता है बी, तो 96 का आंसर हो जाता है बी। अब आ जाते हैं 97 क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स दी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मतलब हमारी जितनी पॉपुलेशन है उसमें कितनी वर्कर पॉपुलेशन है, मतलब कितने ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। इट इज मेजर ऑफ नंबर ऑफ पर्सन इन द लेबर फोर्स एज परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज, नहीं वर्किंग एज पॉपुलेशन में नहीं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड पर 1000 पर्सन ऑफ टोटल पॉपुलेशन, बिल्कुल सही यही है, टोटल पॉपुलेशन में कितने हमारे काम करने वाले हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। आ जाते हैं 98 क्वेश्चन, द डोमेस्टिक सब्सिडीज एंड सपोर्ट मेजर्स दैट डिस्टोर्ट प्रोडक्शन, डिस्टोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन को, ट्रेड फॉल इन दिस कैटेगरी इन एग्रीकल्चर, दी सब्सिडीज हाउएवर डू नॉट रिक्वायर फार्मर टू लिमिट देयर प्रोडक्शन। तो कौन सी सब्सिडीज हैं, देखो जो ट्रेड को डिस्टोर्ट करे उसको बोलते हैं एम्बर बॉक्स सब्सिडीज, ग्रीन बॉक्स जो होती हैं वो परमिटेड होती हैं, ठीक है, ये परमिटेड होती हैं, ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स परमिटेड होती हैं, ये प्रोहिबिटेड होती हैं और ये डिस्टोर्ट करती हैं ट्रेड को, ठीक है, ये याद रखना हमेशा।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में। फाइनल गुड वट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ए गुड टू बी ए फाइनल गुड इन द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। फाइनल गुड किसको कहेंगे? देखो फाइनल गुड किसको कहेंगे? देखो इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ ए कंजप्शन गुड, मस्ट बी। ऐसा तो नहीं हो सकता अगर बाई चांस कोई कंपनी है या फिर कोई जो इंडस्ट्री है वो मान ली मशीन प्रोड्यूस कर दे, वो मशीन भी कोई सामान प्रोड्यूस करेगी, वो फाइनल तो नहीं हुआ कंज्यूम करने के लिए, तो नहीं, ये तो नहीं होगा, मस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट डज नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोनॉमिक प्रोसेस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि उसके बाद में कोई प्रोसेस नहीं होना चाहिए, जो बनना था वो अब बन चुका है, अब उसमें कुछ नहीं होगा, अब वो बिकेगा, जो भी होगा वो बिकना होगा, ठीक है। ये बिल्कुल फाइनल गुड का सही वो है। थर्ड है इट मस्ट बी ए नॉन ड्यूरेबल, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। मान हम बिस्किट बनाते हैं बहुत ज़्यादा जो भी है, इट मस्ट बी ए नॉन ड्यूरेबल, ऐसी चीज़ नहीं है। जैसे ड्यूरेबल भी हो सकती है कोई चीज़, मान लिया हम कोई मशीन बनाना है वो तो ड्यूरेबल है, तो नहीं नहीं ना, तो थर्ड है और नहीं फर्स्ट है, तो इसका आंसर आ गया ए। तो 99 का आंसर हो जाता है ए, 99 का आंसर हो जाता है ए, ठीक है। हो जाता है क्वेश्चन नंबर 100 पे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 100 कि ग्रोस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस एक्सक्लूड प्रोडक्शन टैक्सेस एंड इंक्लूड प्रोडक्शन सब्सिडीज अवेलेबल on the commodity. GDP at market price include both production and product taxes and exclude both. देखो मैं आपको 3 चीज़ें लिखवाती हूँ, इनको रट लेना, ठीक है। ग्रोस वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइस में क्या होगा? बेसिक प्राइस में क्या होगा? प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज, ठीक है। एक है GVA एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज, ठीक है, देख लेना ये आप, ठीक है। GDP क्या होता है मार्केट प्राइस पे? उसको बोलते हैं प्लस प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन टैक्स, टैक्स को तो प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हम देख लेते हैं, देखो आंसर देखो, ग्रोस वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइस, ग्रोस वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइस में क्या होगा? एक्सक्लूड्स मतलब माइनस करता है प्रोडक्शन टैक्सेस एंड इंक्लूड्स प्रोडक्शन सब्सिडीज, प्रोडक्शन सब्सिडीज को इंक्लूड कर रहा है और प्रोडक्शन टैक्स को माइनस कर रहा है। तो क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल गलत है, ये जो है उल्टा लिख रखा है, ठीक है, ये बिल्कुल उल्टा लिख रहा है। दूसरा है GDP एट मार्केट प्राइस, ये है GDP एट मार्केट प्राइस, क्या लिख रखा है? प्लस क्या होगा? इंक्लूड्स, इंक्लूड्स मतलब प्लस करता है वो प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन टैक्सेस, बिल्कुल सही बात है। एंड एक्सक्लूड्स माइनस करता है बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट सब्सिडीज, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाता है बी। स्टेटमेंट तो सेकंड सही है, फर्स्ट रॉन्ग है। तो ये चीज़ याद रख लेना, CDS वाले एग्जाम में, CAPF वाले एग्जाम में और UPSC में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा आज आपने कितनी सारी चीज़ें सीख ली हैं, ठीक है। आज हमारे 100 क्वेश्चंस इस सीरीज़ के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। हमारे 100 क्वेश्चन आज यहाँ तक के कंप्लीट हो चुके हैं और आपकी इंप्रूवमेंट ट्रिमेंडस होगी, ठीक है। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो अगर आपने ये फुल टेस्ट अब अच्छे से किया है तो, और आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी इस टेस्ट से। और अगर आपने हमारे अगर आपने अब तक देख ही लिया हमारे चैनल को, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इसी नोट पे आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। सो थैंक यू, बाय।